Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is new series for you, English Literature in Detail Study. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट एंग्लो सेक्शन और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं. तो फर्स्ट वर्क इज़ बीवुल्फ द फर्स्ट पोएट्री. बीवुल्फ को फर्स्ट पोएट्री माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर का. तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है ऑथर या इसकी डेट वगैरह, लेकिन थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन है इसके थीम के बारे में, इसकी स्टोरी के बारे में. तो लेट्स सी. The earliest and the greatest epic or heroic epic begins with a prologue which is not an essential part of the story but produced Scyld, king of the spear dance. ये पोएम प्रोलॉग से स्टार्ट होता है, जो कि स्टोरी का एसेंशियल पार्ट तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करता है स्टोरी को, पोएम की स्टोरी को ये फ्लो प्रोवाइड करता है. बीवुल्फ एक एपिक है, हीरोइक पोएम है. प्रोलॉग में स्पीयर डांस के किंग स्काइल्ड की स्टोरी नरेट की गई है. तो ये कैसे कनेक्टेड है आगे पढ़ेंगे तो जानेंगे. वन ऑफ स्काइल्ड डिसेंडेंट्स वाज हरोथगार, किंग ऑफ डांस. ही एंड हिज थेन्स गैदर्ड नाइटली टू फिस्ट एंड लिसन टू द सॉन्ग्स ऑफ हिज ग्लीमेन. एक रात को क्या होता है, फिस्ट होती है, दावत होती है, जिसमें डांस के किंग हरोथगार, जो कि स्काइल्ड के डिसेंडेंट्स हैं, अपने थेन्स के साथ इकट्ठा होते हैं दावत के लिए और साथ में ग्लीमेन के सॉन्ग्स के लिए. ग्लीमेन एक कैरेक्टर होता था जिसका काम होता था लोगों को एंटरटेन करने के लिए गाने सुनाना, सिंगिंग करना. One night as they were all sleeping, a frightful monster Grendel broke into the hall, killed 30 of their sleeping warriors, with whom Beowulf the hero fought and killed the monster Grendel and slew his mother. एक रात को क्या होता है, जब सभी लोग सो रहे होते हैं तो एक मॉन्स्टर, बहुत ही भयानक मॉन्स्टर ग्रेंडल एंटर कर जाता है हॉल में और वहाँ पे सो रहे हैं वैरियस में से 30 लोगों को मार देता है. लेटर ऑन जब बीवुल्फ को ये न्यूज़ मिलता है तो वो उससे फाइट करता है और उसको मार देता है, और साथ ही उसकी मदर को भी. इट इज़ प्रोबेबल दैट बीवुल्फ ग्रू अप इन द फॉर्म ऑफ बैलेड्स एंड वॉज ब्रॉड बाय इन्वेडर्स इन द फॉर्म ऑफ एपिक. ऐसा माना जाता है कि बीवुल्फ पहले बैलेट्स के फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन ओरली ट्रांसमिट होता था, लेटर ऑन एपिक और हीरोइक पोएम का रूप लिया. द रिदम ऑफ बीवुल्फ डिपेंडेड अपॉन एक्सेंट एंड एलिट्रेशन, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ 2 or more वर्ड्स इन द सेम लाइन विथ सेम साउंड्स और लेटर. तो जो रिदम है बीवुल्फ का वो डिपेंड करता है एक्सेंट और एलिट्रेशन पे, क्योंकि राइम तो नहीं है इसमें, लेकिन एक्सेंट और एलिट्रेशन की वजह से रिदम मेंटेन है. द लाइन्स वर मेड अप ऑफ 2 शॉर्ट हाफ्स सेपरेटेड बाय अ पॉज. जो लाइन्स बने हुए हैं 2 शॉर्ट हाफ्स में बने हैं और एक पॉज के द्वारा ये सेपरेट होते हैं. नो राइम वॉज यूज्ड. द म्यूजिकल इफेक्ट्स वॉज हाइटेंड बाय द हार्प विथ विच द ग्लीमैन accompanied his singing. तो कोई राइम नहीं है, ऑलरेडी बता चुके हैं, बस एक्सेंट और एरिटेशन की वजह से इसमें रिदम बना हुआ है और हार्प की हेल्प लेता है ग्लीमैन सिंगिंग के साथ. तो इससे उसकी जो क्वालिटी है, म्यूजिकल इफेक्ट है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि हार्प इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसी की हेल्प से सिंगिंग करता है ग्लीमैन. बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर हम आते हैं आप लोग के लिए, और ये सारे जितने भी फैक्ट्स हैं बहुत ही ज़रूरी होते हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे यूजीसी हो, पीजीटी, टीजीटी हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. नेक्स्ट इज़ विड्सीट द पोएम. तो नेक्स्ट जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को बिलोंग करने वाला वर्क है वो है विड्सीट. ये भी एक पोएम है. द वाइड गोअर और वॉन्डरर एक्सप्रेसेस द वॉन्डरिंग लाइफ ऑफ द ग्लीमैन. तो ये क्या बताता है, ग्लीमैन की जो वॉन्डरिंग लाइफ है उसके बारे में ये पोएम बताता है. डोर्स लैमेंट नेक्स्ट वर्क है. अनदर पिक्चर ऑफ द सेक्शन स्कोप और मिस्ट्रल, नॉट इन ग्लैड वॉन्डरिंग बट इन मैनली सॉरो. तो डोर्स लैमेंट भी क्या है, ये जो स्कोप या मिस्ट्रल होते हैं, ग्लीमैन होते हैं, उनकी वॉन्डरिंग से रिलेटेड ये वर्क है, लेकिन ये हैप्पी मूड में नहीं है, ये सॉरो मूड में है. The poem is arranged in strophes, each one telling of some afflicted hero and ending with the same refrain. अब इस पोएम में क्या दिया गया है, स्ट्रोफीज के थ्रू ये अरेंज्ड होता है
और इसकी एंडिंग होती है सेम रेफरेंस से, हिज सॉरो पास्ट अवे सो विल माइन। तो ये जैसे सेंटेंस दिया हुआ कि हिज सॉरो पास्ट अवे सो विल माइन, इस तरह के रिफ्रेन आपको देखने के मिलेंगे। डोर्स इज मच मोर पोएटिक देन विडसिट एंड इज द वन परफेक्ट लिरिक। डोर क्या है, वो विडसिट के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये वर्क है और लिरिक के फॉर्म में ये एक तरह से परफेक्ट फिट होता है। तो आपने देखा बेवुल्फ देखा, विडसिट देखा, डोर्स लैमेंट देखा, तो ये सभी बिलोंग करते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को या एंग्लो सेक्सन लिटरेचर को। नेक्स्ट वर्क इज द सी फॉरर। सी फॉरर भी बिलोंग करता है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को। द वंडरफुल पोएम सीम्स टू बी इन 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। ये भी बहुत ही अच्छी पोएम है, 2 अलग अलग भाग में ऐसा लगता है कि पूरी पोएम डिवाइडेड है। द फर्स्ट शोज द हार्डशिप ऑफ ओशन लाइफ। पहले पार्ट में क्या दिखाया गया, ओशन लाइफ की जो हार्डशिप है वो प्रेजेंट की गई है। द सेकेंड पार्ट इज एन एलिगरी इन विच द ट्रबल्स ऑफ द सीमेन और सिम्बल्स ऑफ द ट्रबल्स ऑफ दिस लाइफ एंड द कॉल ऑफ द ओशन इज द सोल टू बी अप एंड अवे टू इट्स ट्रू होम विद गॉड। सेकेंड पार्ट जो है एलिगरिकल है और इसमें जो सीमेन के ट्रबल्स हैं, प्रॉब्लम्स है, परेशानियां हैं, उसको सिंबल के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। और वो किस चीज़ का सिंबल है, जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, मतलब एक सीमेन के को जो प्रॉब्लम फेस करना होता है, दैट इज़ द सिंबल ऑफ जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, उसी का ये सिंबल होता है। और जो ओशन की कॉल होती है, ऐसा लगता है कि गॉड का कॉल है जो कि ह्यूमन बीइंग का ट्रू होम है। नेक्स्ट वर्क है द फाइट एट फिंसबर्ग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट वर्क है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर से। इट इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ 50 लाइन्स डिस्कवर्ड ऑन द इनसाइड ऑफ अ पीस ऑफ पार्चमेंट ड्रॉन ओवर द वुडन कवर्स ऑफ अ बुक ऑफ होमलीज। तो जो होमली बुक कहते हैं उसके वुडन कवर पे ये पोएम लिखा हुआ है द फाइट एट फिंसबर्ग, जो कि 50 लाइन्स की है ये। It is a magnificent war song describing with Homeric power the defense of a hall by Hanif with 60 warriors against the attack of Finn and his army। तो ये वॉर सॉन्ग है और इसमें होमरिक पावर को डिस्क्राइब किया गया है। हनीफ जो कि अपने 60 वॉरियर्स के साथ फाइट करता है फिन्स और उसकी आर्मी से, उसी पे डिपेंड ये वॉर सॉन्ग है द फाइट एट फिंसबर्ग। Next is Waldair, a fragment of 2 leaves from we get only a glimpse of the story of Waldair, Walter of Aquitaine, and his betrothed bride Hildegund, who were hostages at the court of Attila। तो ये भी 2 लीव्स की तरफ फ्रेगमेंट में ये पोएम है वॉल्डेयर, जिसमें वॉल्टर ऑफ एक्विटेंस की स्टोरी है और उसकी जो वाइफ होती है हिल्डगुंड, उसके बारे में। दोनों ही हॉस्टेज होते हैं कोर्ट में, अटीला नाम की प्लेस है, उसी अटीला कोर्ट में ये दोनों लोग हॉस्टेजेस हैं और वहाँ से ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रेजर खजाना लेके भाग जाते हैं। और जब वो माउंटेन को क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहीं पे उनके ऊपर अटैक हो जाता है, किसके द्वारा, गुंथर के द्वारा और उसके वॉरियर के द्वारा। गुंथर और उसके वॉरियर्स में एक आदमी होता है जो कि वॉल्टर का फॉर्मर कामरेड होता है, उसका नाम है हेगेन। वॉल्टर उन लोगों से बहुत बहादुरी के साथ फाइट करता है और वहाँ से बच निकलता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ वॉल्डेयर द पोएम। अब हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो राइटर्स हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के, उनके बारे में। तो फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं बेड, 673 से 735 इनकी एज है। द vulnerable Bede, as he is generally called, first great scholar and the father of English learning, wrote almost exclusively in Latin। तो जब बेड हैं वो बहुत ही फेमस रहे हैं अपने टाइम के और ग्रेट स्कॉलर रहे हैं, इस वजह से इनको द फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग कहा जाता है और ज़्यादातर ये लैटिन में ही लिखते थे। हिज लास्ट वर्क द ट्रांसलेशन ऑफ गॉस्पेल ऑफ जॉन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क इज़ द ecclesiastical history of the English people, the first history of England। तो देखिए यहाँ पे बेड जो है
का ट्रांसलेशन वर्क है जो कि गॉस्पेल है जॉन का, वो भी काफ़ी इनका इम्पोर्टेंट रहा है, लास्ट वर्क रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका है एक्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, और ये आई थिंक कहा जाता है इंग्लैंड की फर्स्ट हिस्ट्री भी बोला जाता है इसे। नेक्स्ट ऑथर हैं इस टाइम पीरियड के कैडमन, 7th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, नोन एज द एंग्लो सेक्सन मिल्टन। कैडमन को एंग्लो सेक्सन टाइम पीरियड के मिल्टन के रूप में जाना जाता है। द ग्रेटेस्ट वर्क एट्रीब्यूटेड टू कैडमन इज द पैराफ्रेज। इनका सबसे महान वर्क पैराफ्रेज माना जाता है। इट इज द स्टोरी ऑफ जेनेसिस, एक्सोडस एंड अ पार्ट ऑफ डेनियल टोल्ड इन ग्लोइंग पोएटिक लैंग्वेज with a power of insight and imagination which often raises it from paraphrase into the realm of true poetry। तो जो स्टोरी है पैराफ्रेज की, कैडमन का वर्क है, उसमें जेनेसिस के बारे में, एक्सोडस के बारे में और डेनियल के कुछ पार्ट के बारे में बताया गया है, और ये बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखी हुई पोइट्री है। विद अ पावर ऑफ इंसाइट एंड इमेजिनेशन, इसमें जो इंसाइट है उसके पावर को, इमेजिनेशन की पावर को प्रेजेंट किया गया है, और इसकी वजह से जो इसके अंदर पावर ऑफ इंसाइट है और इमेजिनेशन है, इसकी वजह से ये नॉर्मल एक पैराफ्रेज नहीं है, बल्कि ये ट्रू पोएट्री के साम्राज्य में एंट्री करने वाला बहुत ही खूबसूरत वर्क भी है। दो बिट्स एश्योरेंस दैट कैडमन ट्रांसफॉर्म द होल कोर्स ऑफ द बाइबल हिस्ट्री इनटू मोस्ट डिलाइटफुल पोएट्री। ऐसे बिट ने कहीं पे मेंशन किया है कैडमन को लेकर, और कहा है कि इन्होंने क्या किया है, कैडमन ने जो बाइबल की हिस्ट्री है उसको ट्रांसफ़र कर दिया है और एक डिलाइटफुल पोएट्री में उसको कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि पोएट्री को थोड़ा रिकॉल करना इजी होता है कॉमन लोगों के लिए, दैट इज़ वाई कैडमन ने ऐसा किया होगा। नेक्स्ट ऑथर है सीने वुल्फ, 8th सेंचुरी के हैं ये। He is the only one of early poets who signed his work. The name was never plainly written but woven into the words in the form of sacred runes. Runes were primitive letters of the old northern alphabet. तो सीने वुल्फ जो हैं ये पहले राइटर हैं उस टाइम पीरियड के, ओल्ड इंग्लिश टाइम के, जो अपने वर्क पर अपना सिग्नेचर करते थे। वैसे इनकी जो सिग्नेचर है वो अच्छे से क्लियर फॉर्म में तो नहीं नज़र आता है, और वर्स के फॉर्म में वो वोवेन है। सेक्रेट रून्स, जो इनके लिखने के स्टाइल है वो सेक्रेट रून्स है। सेक्रेट रून्स क्या होते थे, वो एक प्रिमिटिव लेटर्स होते थे ओल्ड नॉर्दर्न अल्फ़ाबेट के, तो उसी स्टाइल में ये अपना सिग्नेचर करते थे। तो ये सीने वुल्फ कौन हो गए, पहले पोएट हो गए जो अपने वर्क पर अपना सिग्नेचर करते थे। किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं, 8th सेंचुरी को। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, द क्राइस्ट, जुलियाना, द फेट्स ऑफ द एपस्टल, एलेन एंड्रियास। तो ये सीने वुल्फ के वर्क हैं। वैसे तो जितने भी ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर को बिलोंग करने वाले वर्क और उनके ऑथर है उसको लेकर डिस्प्यूट्स हैं, बट जितना भी क्लियर कहा जाता है उस हिसाब से ये माना जाता है कि हाँ ये इनके वर्क हैं, चाहे जो इसके पहले के ऑथर्स पढ़े हैं उनके भी। नेक्स्ट इज अल्फ्रेड, 848 to 901. The struggle ended with the Treaty of Wedmore in 878. With the establishment of Alfred not only as King of Wessex but as overlord of the whole northern country. तो एक अल्फ्रेड क्या थे, वो राजा थे, किंग थे, और एक संधि होती है, ट्रीटी होती है 878 में, वेडमोर की संधि होती है, और उसके बाद वो क्या करते हैं कि वेसेक्स के किंग जो अल्फ्रेड हैं वो लड़ाई वगैरह, वॉर वगैरह करना छोड़ देते हैं, और इस तरह से पूरे नॉर्दर्न कंट्री में उनका अधिकार हो जाता है। देन द हीरो डाउन हिज स्वॉर्ड एंड सेट हिमसेल्फ एज अ लिटिल चाइल्ड टू लर्न टू रीड एंड राइट लैटिन सो दैट ही माइट लीड हिज पीपल इन पीस एज ही हैड लेड देम इन वॉर। आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेडमोर इन 878 किंग अल्फ्रेड क्या करते हैं, युद्ध करना छोड़ देते हैं, अपना तलवार रख देते हैं और खुद को एक छोटे बच्चे के रूप में प्रेजेंट करते हैं लर्निंग के लिए। क्या लर्न करना, इनको लैटिन को पढ़ना और राइट करना, ये सीखना स्टार्ट करते हैं एक छोटे बच्चे की तरह। और ये चाहते हैं कि इनके जो लोग हैं जिनको इन्होंने युद्ध में ढकेला था, अब उन्हें शांति में उनको प्रेजेंट किया जाए, मीन्स उन एक शांति स्थापित की जाए
युद्ध वगैरह छोड़ दिया जाए, वॉर वगैरह छोड़ दिया जाए, इसलिए ये अपनी तलवार रख के पढ़ाई लिखाई में मीन्स स्टडी में जो है लग जाते हैं। इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है ओरेसियस यूनिवर्सल हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, बेट्स हिस्ट्री, पोप ग्रेगरीज सेफर्स बुक, बोथियस कंसोलेशंस ऑफ फिलॉसफी, द सेक्सन क्रॉनिकल। तो ये सारे वर्क्स जो हैं अल्फ्रेड के, इसमें से कुछ वर्क्स को लेकर डिस्प्यूट है कि इनके है कि नहीं, बट इतना तो अभी मान के ही चलना है कि अल्फ्रेड के ही ये वर्क है। तो ये सभी आपने एंग्लो सेक्सन पीरियड के जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर हैं उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जितने भी वो वर्क्स हैं और ये राइटर्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो बन ही जाता है सभी एग्ज़ाम में। सो यू शुड वॉच दिस वीडियो डेफिनेटली टिल द एंड। एज आई हैव टोल्ड यू दैट कि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर या एंग्लो सेक्सन लिटरेचर के साथ साथ अगर वीडियो बहुत लंबा नहीं जाता है तो नॉर्मल लिटरेचर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा नहीं है नॉर्मल लिटरेचर, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इन द एडवोकेट्स लाइब्रेरी एट एडिनबर्ग देयर इज़ अ ब्यूटीफुली illuminated manuscript written about 1330 which gives an excellent picture of the literature of the Norman period। तो एडवोकेट लाइब्रेरी एडिनबर्ग में लोकेटेड है, वहाँ पे एक मैन्युस्क्रिप्ट है और जिसके बारे में जाना जाता है कि वो 1330 के अबाउट में लिखा गया था। उस मैन्युस्क्रिप्ट में नॉर्मन पीरियड के लिटरेचर के बारे में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है। देयर आर मेट्रिकल और वर्स रोमांसेस ऑफ फ्रेंच सेल्टिक एंड इंग्लिश हीरोज। नॉर्मल लिटरेचर में क्या थे, वर्स रोमांस थे जिसमें फ्रेंच सेल्टिक और इंग्लिश हीरोज़ के बारे में बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया जाता था। ऑल द स्कॉलरली वर्क्स ऑफ द पीरियड लाइक माल्मसबरीज हिस्ट्री, एंसेल्म्स क्योरड्यूस ह्यूमो, रोजर बैकन्स ओपस माजूस, द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस वर रिटेन इन लैटिन। तो नॉर्मन लिटरेचर जो थे मैक्सिमम लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते थे, जिसमें माल्मसबरीज की हिस्ट्री थी, एंसेल्म्स क्योरड्यूस ह्यूमो था, एल्सम्स का वर्क है क्योरड्यूस ह्यूमो, रोजर बैकन्स का वर्क है ओपस माजूस, और साथ में जो मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल साइंस थे वो सभी लैटिन लैंग्वेज में भी एट द टाइम लिखे जाते थे। वाइल नियरली ऑल अदर वर्क्स वर रिटन इन फ्रेंच और एल्स वर इंग्लिश कॉपीज और ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच ओरिजिनल्स। और इन कुछ वर्क्स इंपॉर्टेंट वर्क्स को छोड़ दिया जाए तो कुछ ऐसे भी वर्क्स होते थे जो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे जाते थे या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेंच जो वर्क्स होते थे उसका ट्रांसलेशन होता था। तो ये रहा छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल लिटरेचर के बारे में। थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इससे रिलेटेड, कौन कौन से यहाँ पे राइटर्स वगैरह हुए हैं। नॉर्मल लिटरेचर के जो राइटर्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, लेट्स सी। जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ 1154 के हैं। जॉफ्रीज हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया इज नॉट वर्दी नॉट एज लिटरेचर बट रादर एज अ सोर्स बुक फ्रॉम विच मेनी लेटर राइटर्स ड्रू दियर लिटरेरी मटेरियल्स। तो जॉफ्री ऑफ मॉनमाउथ के एक वर्क है हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है और सिर्फ इसलिए नहीं कि ये लिटरेरी वर्क है बट लेटर ऑन बहुत सारे जो राइटर्स आए बाद में उन लोगों ने अपने मटेरियल के लिए इन्होंने क्या किया, डिपेंड रहे हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया। मीन्स इन लोगों ने कुछ मैटर्स ड्रॉ किए हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया से और वर्क अपने लिखे। लेमन्स ब्रूट 1200 के, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द इंग्लिश राइमिंग क्रॉनिकल्स, दैट इज हिस्ट्री रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉगरेल्स वर्स probably because poetry is more easily memorized than prose। तो लेमन्स जो राइटर इनका वर्क है ब्रूट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइमिंग क्रॉनिकल्स है इंग्लिश की और ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री रिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉगरल वर्स, डॉगरल वर्स के फॉर्म में हिस्ट्री इसमें मेंशन की गई है ब्रूट में। ऐसा इसलिए किया गया कि मे बी पोइट्री को थोड़ा मेमोराइज करना ईजी होता है इन द कंपेरिजन ऑफ प्रोज। तो वर्स फॉर्म में हिस्ट्री लिखी गई है लेमन्स के ब्रूट में। लेमन्स इज द राइटर एंड हिज वर्क इज ब्रूट। जॉफ्री इज द राइटर हेयर एंड हिज वर्क इज हिस्ट्रिया रेगम ब्रिटानिया, जो कि सोर्स रहे हैं आगे आने वाले राइटर्स के वर्क के। नेक्स्ट इज मेट्रिकल रोमांस। तो मेट्रिकल रोमांस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है नॉर्मन टाइम में। लव, चिवल्री एंड रिलीजन। मेट्रिकल रोमांस के ये 3 पार्ट्स होते थे
और इन पे ही पूरा डिपेंड होता था उस टाइम के वर्क्स मैट्रिकल रोमांस। सर गैवन एंड द ग्रीन नाइट, बेस्ट वर्थ रीडिंग फॉर मेनी रीजन्स। फर्स्ट, दो द मटेरियल इज टेकन फ्रॉम फ्रेंच सोर्स, द इंग्लिश वर्कमैनशिप इज द फाइनेस्ट ऑफ अर्ली रोमांसेस। तो सर गैवन एंड द ग्रीन नाइट जो है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क है और इसके जो मटेरियल्स है वो फ्रेंच सोर्स से लिया गया है, लेकिन इसमें इंग्लिश वर्कमैनशिप की जो फाइनेस्ट वर्क है अर्ली रोमांस के वो भी देखने को मिलता है। मीन्स मैटर तो फ्रेंच है लेकिन जो इसमें क्वालिटीज़ है, पोएटिक क्वालिटीज़ एक्सेट्रा हैं वो इंग्लिश ही है। सेकेंड, द अननोन ऑथर ऑफ दिस रोमांस प्रोबेबली रोट आल्सो द पर्ल, और ऐसा कहा जाता है कि इसके जो ऑथर है वो तो अननोन है। सर गैवन एंड द ग्रीन नाइट वर्क के ऑथर अननोन है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसी के ऑथर ने कहीं ना कहीं द पर्ल नाम की पोएम लिखी है एंड इज़ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ द नॉर्मन पीरियड। और इस वर्क के बेस पे कहा जाता है कि इसके जो पोएट है वो नॉर्मन पीरियड के ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट है। थर्ड, द पोएम इटसेल्फ विथ इट्स ड्रामेटिक इंटरेस्ट, इट्स विविड डिस्क्रिप्शंस एंड इट्स मोरल प्योरिटी। तो जो पोएम है इसमें ड्रामेटिक इंटरेस्ट भी है, विविड डिस्क्रिप्शंस भी है और मोरल प्योरिटी भी है। तो तीन चीज़ें हैं सर गैवन एंड द ग्रीन नाइट में। एक क्या है, इसका सोर्स फ्रेंच से लिया गया। दूसरी चीज़ क्या है कि इसके जो राइटर है वो अननोन है, द पर्ल के राइटर भी इन्हीं को माना जाता है, इसी के राइटर को। और थर्ड वन इज़ दैट कि इसमें ड्रामेटिक इंटरेस्ट है, विविड डिस्क्रिप्शन है और मोरल प्योरिटी है। द पर्ल 1350, द पर्ल का जिक्र हुआ है तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। इन द सेम मैन्युस्क्रिप्ट विथ सर गैवन आर फाउंड 3 अदर रिमार्केबल पोएम्स, द पर्ल, क्लीननेस एंड पैशंस। तो जिस मैन्युस्क्रिप्ट में सर गैवन वर्क मिला है उसी मैन्युस्क्रिप्ट में 3 और पोएम मिले हैं वो, और बहुत ही रिमार्केबल पोएम्स है, जिसमें फर्स्ट वन इज़ द पर्ल, सेकेंड वन इज़ क्लीननेस एंड थर्ड वन इज़ पैशंस। The pearl is most beautiful and received its name from the translator and editor Richard Morris in 1864. The pearl बहुत ही खूबसूरत पोएम है और ये नाम ऐसा नहीं है कि जिस ऑथर ने लिखा है इस पोएम को उसी ने दिया है, बल्कि इसके ट्रांसलेटर और एडिटर रिचर्ड मॉरिस जो कि 1861 में इन्होंने ट्रांसलेट किया था, एडिट किया था इस वर्क को, उन्होंने ये नाम दिया है द पर्ल, ये टाइटल। It is an intensely human and realistic picture of a father's grief for his little daughter Margaret. इस पोएम में द पर्ल नाम के पोएम में एक फादर की जो दुख है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है, उसको रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। और वो फादर किस लिए दुखी है, अपनी छोटी सी बेटी मार्गरेट के लिए। इट इज़ सैडेस्ट ऑफ ऑल अर्ली पोएम्स, ऐसा माना जाता है कि जो द पर्ल पोएम में वो जितने भी अर्ली पोएम्स रहे हैं, ओल्ड इंग्लिश टाइम के जितने भी पोएम्स हैं उसमें सबसे सैडेस्ट टोन वाली ये पोएम रही है। पैशंस इज अ पैराफ्रेज ऑफ द बुक ऑफ जोना, और जो पैशंस है ये कहा जाता है कि एक तरह से पैराफ्रेज वाला वर्क है और ये जोना के जो बुक है उस पर डिपेंड करता है। क्लीननेस मोरलाइज ऑन द बेसिस ऑफ बाइबल स्टोरीज, और क्लीननेस में क्या है, बाइबल की स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, एक तरह से मोरल स्टोरी को। बैलेट्स, तो कुछ बैलेट्स वगैरह भी आए थे रोमन पीरियड में, नॉर्मन पीरियड में। While most of the literature of the time was a copy of the French and was intended only for the upper class, here and there were singers who made ballads for the common people. तो देखिए उस टाइम में जो हाई क्लास के लोग थे उन्हीं को लेकर लिटरेचर लिखे जाते थे, लेकिन बैलेट्स भी बहुत पॉपुलर थे कॉमन लोगों में। और बैलेट्स क्या होता है, ओरली ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो बैलेट्स के सिंगर्स भी हुआ करते थे एट द टाइम कॉमन लोगों को एंटरटेन करने के लिए, जिसमें फेमस बैलेड है गेस्ट ऑफ रॉबिन हुड। ये बैलेड नहीं है, ये बैलेड का कलेक्शन है और काफ़ी फेमस है, गेस्ट ऑफ रॉबिन हुड। लिरिक्स भी उस टाइम में लिखे गए हैं, फॉर मोर पोइटिकल देन द बैलेड्स एंड मोर इंटरेस्टिंग इवन दैन द रोमांसेस और द लिटिल लिरिक्स ऑफ द पीरियड। लव रॉन ऑफ टॉमस डी हेल्स 1250, स्प्रिंग टाइम 1300 एंड मेलोडियस लव सॉन्ग एली शॉन 13th सेंचुरी। तो लिरिक्स भी उस टाइम में लिखे गए हैं जो कि बैलेड के कंपेरिजन में ज़्यादा पोएटिकल और इंटरेस्टिंग रहा है और ज़्यादा रोमांटिक भी है। इसमें कौन कौन से लिरिक्स रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लिरिक्स के नियम देख लेते हैं। लव रॉन ऑफ
टॉमस डी हेल्स। तो टॉमस डी हेल्स का वर्क है लव रोन 1215 में, और स्प्रिंग टाइम है 1300 में। इसके ऑथर का पता नहीं है, पोइट का। एंड मेलोडियस लव सॉन्ग एलिसॉन, इसके भी ऑथर अननोन है। 13th सेंचुरी में आया था एलिसॉन। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। आपने देखा आज के वीडियो में एंग्लो सेक्सन और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट राइटर और उनके वर्क्स, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जिनके राइटर अननोन हैं, और साथ ही नॉर्मन पीरियड के जो लिटरेचर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपने देखा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि एक तरह से इंग्लिश लैंग्वेज की जो हिस्ट्री है या इंग्लिश लिटरेचर की जो हिस्ट्री है उससे भी ये पुराना है, या आप कह सकते हैं प्री हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन कभी ना कभी बन ही जाता है इस पार्ट से भी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना आप लोग ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।